और ये सारे स्रोत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौर पे ही केंद्रित हैं। जी हाँ, और हमारा मकसद है कि ये जो बिखरे हुए तथ्य हैं, इनको जोड़कर एक कहानी की शक्ल दें। हम कोशिश करेंगे समझने की कि आज़ादी की लड़ाई के मुख्य पड़ाव कौन से थे, उनका असल मतलब क्या था और कैसे अलग अलग सोच और घटनाएं एक साथ मिलकर भारत की आज़ादी तक पहुंची। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये सुना है कि 1885 में बॉम्बे में हुई थी, और मजे की बात यह कि एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम इसके पीछे थे। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये काफी दिलचस्प बात है। A.O. ह्यूम एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स थे और पहला अधिवेशन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। अच्छा। और शुरुआत में तो बस 72 सदस्य थे। कहने को उद्देश्य ये था कि भाई भारतीयों और ब्रिटिश सरकार के बीच एक पुल बन सके, बातचीत हो सके। कुछ इतिहासकार ये भी मानते कि उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड डफरिन, उन्होंने इसे एक सेफ्टी वॉल्व की तरह देखा। सेफ्टी वॉल्व मतलब कि भारतीयों का जो गुस्सा है वो एक नियंत्रित तरीके से बाहर निकल जाए ताकि कोई बड़ा खतरा ना बने। अच्छा, ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी मतलब अंग्रेजों को लगा कि ये उनके लिए ठीक रहेगा। लेकिन क्या कांग्रेस बस वहीं तक रह गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शायद शुरुआती सोच रही हो, लेकिन कांग्रेस ने बहुत जल्दी अपना अलग रास्ता बना लिया। देखिए, अगले ही साल 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी और तब 400 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। और फिर 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस कितनी तेजी से एक पूरे भारत का मंच बन रही थी, ना कि सिर्फ एक सेफ्टी वॉल्व। दादा भाई नौरोजी, इनका नाम तो बहुत सम्मान से लिया जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनका सबसे बड़ा योगदान क्या मानते हैं? देखिए, उनका सबसे असरदार काम था ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत। ये विचार उन्होंने 1867 में ही दे दिया था और बाद में अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1901 में आई, उसमें विस्तार से समझाया। अच्छा, ड्रेन ऑफ वेल्थ। हाँ, उन्होंने आंकड़ों से ये साबित किया कि कैसे भारत का धन लगातार ब्रिटेन जा रहा है और भारत इस वजह से गरीब होता जा रहा है। ये जो आर्थिक आलोचना थी ना, ये बहुत जबरदस्त थी। इसने राष्ट्रवाद को एक ठोस जमीन दी। और हाँ, एक और बात, 1906 में जब वो कांग्रेस अध्यक्ष थे तो उन्होंने ही पहली बार मंच से स्वराज की मांग उठाई थी। तो नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी जी भी अपना गुरु मानते थे, और फिरोज शाह मेहता, ये सब नेता नरमपंथी कहलाए, है ना? इनका तरीका क्या था काम करने का? जी, ये नरमपंथी या मॉडरेट्स कहलाए। इनका विश्वास था कि ब्रिटिश शासन के अंदर रहकर ही संवैधानिक तरीकों से सुधार लाए जा सकते हैं। कैसे? मतलब क्या करते थे ये लोग? इनके तरीके थे याचिकाएं देना, ज्ञापन सौंपना, ब्रिटिश संसद में अपील करना कि भाई सुधार करो। वो मानते थे कि अगर सही तरीके से दबाव डाला जाए तो ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीयों को अधिकार देगी। लेकिन क्या सभी नेता इस बात से सहमत थे? क्योंकि सुना है कि जल्द ही एक गरम दल भी बन गया था। बिल्कुल सही। नरमपंथियों के तरीकों से खासकर जो युवा पीढ़ी थी वो ज्यादा सहमत नहीं थी। उन्हें लगता था ये बहुत धीमा है, इससे कुछ खास हासिल नहीं होगा। और इस असंतोष को आप कह सकते हैं हवा मिली 1905 के बंगाल विभाजन से। हाँ, लॉर्ड कर्जन ने किया था वो। जी, वायसरॉय लॉर्ड कर्जन। कहने को तो उन्होंने कहा कि ये प्रशासनिक सुविधा के लिए है, बंगाल बहुत बड़ा है, चलाना मुश्किल है, लेकिन असल मकसद कुछ और था। क्या था असल मकसद? असल मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, जो उस वक्त बढ़ रही थी, और बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कमजोर करना। बंगाल को पूर्वी बंगाल, जो मुस्लिम बहुल था, और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। ये सीधी फूट डालो और राज करो की नीति थी। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? क्या वो कामयाब रहे? नतीजा तो कर्जन की सोच से बिल्कुल उल्टा हुआ। विभाजन के विरोध में इतना जबरदस्त स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ, 1905 से 1908 तक चला ये। अच्छा, क्या हुआ इस आंदोलन में? लोगों ने लो विदेशी सामानों का, खासकर कपड़ों का बहिष्कार किया, उनकी होली जलाई, स्वदेशी चीजें अपनाने पर जोर दिया। स्वदेशी उद्योग और राष्ट्रीय शिक्षा को बहुत बढ़ावा मिला। हाँ, सुना है। इसी माहौल में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वो मशहूर भारत माता की पेंटिंग बनाई और बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम गीत। हाँ, आनंद मठ से। जी, जो पहली बार 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, वो इस स्वदेशी आंदोलन का नारा बन गया और आंदोलन इतना मजबूत था कि आखिरकार 1911 में अंग्रेजों को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा।
अच्छा, रद्द कर दिया। हाँ, और राजधानी भी कलकत्ता से दिल्ली ले जानी पड़ी उसी समय। तो इस बंगाल विभाजन ने एक तरह से नरमपंथियों के तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल। इसने उग्रवादी या गरम दल के जो नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल कहते हैं, उनको और ताकत दी। उनका मानना था कि सिर्फ याचिकाओं से, अपील करने से कुछ नहीं होगा, संघर्ष करना होगा, जनता को साथ लेकर आंदोलन करना होगा। और इसी वजह से कांग्रेस में फूट पड़ गई। जी हाँ, ये मतभेद इतने बढ़ गए कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, उसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई। उस वक्त अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। और इसी दौर में मतलब 1906 के आसपास मुस्लिम लीग भी बनी। जी बिल्कुल। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आगा खां की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। उनका कहना था कि वो मुसलमानों के राजनैतिक हितों की रक्षा करेंगे। खैर, आगे चलकर इसकी भूमिका भारतीय राजनीति में काफी अलग रही। फिर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जब गांधी जी भारत वापस आते हैं, 1915 में, है ना? निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का कामयाब प्रयोग करके लौटे थे। उनके पास एक नया तरीका था, एक नई सोच थी। हाँ, उसका अनुभव तो था ही उनके पास। बिल्कुल। तो भारत आते ही उन्होंने सीधे जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया। 1917 में बिहार के चंपारण पहुंचे। वहां नील किसानों की समस्या थी। हाँ, तिनकठिया प्रणाली। जी, उसी के खिलाफ उनका पहला सत्याग्रह सफल रहा और इसमें राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जैसे बड़े नेता उनके साथ जुड़े। चंपारण के बाद उन्होंने और कौन से आंदोलन किए शुरुआती दौर में? 1918 में उन्होंने गुजरात में 2 और महत्वपूर्ण आंदोलन किए। एक था खेड़ा सत्याग्रह। वहां फसल खराब हो गई थी तो किसानों के लगान माफी की मांग थी। इसमें सरदार पटेल उनके मुख्य सहयोगी बने। अच्छा, सरदार पटेल भी वहीं जुड़े? हाँ, और दूसरा था अहमदाबाद मिल हड़ताल। ये कपड़ा मिल के मजदूरों के प्लेग बोनस को लेकर था और यहीं पर गांधी जी ने भारत में पहली बार अनशन का प्रयोग किया था। अनशन का? अच्छा जी। तो इन शुरुआती कामयाबियों ने सत्याग्रह को एक बहुत शक्तिशाली हथियार के तौर पर स्थापित कर दिया भारत में। गांधी जी के विचारों का आधार क्या था? मतलब उनकी कोई खास किताब या लेख जिससे ये पता चले? उनके जो मूल विचार हैं वो उनकी 1909 में लिखी किताब हिंद स्वराज में मिलते हैं। इसमें वो स्वराज की बात करते हैं, अहिंसा की, और जो पश्चिमी आधुनिक सभ्यता है उसकी आलोचना भी करते हैं। और बाद में, जैसा कि हम जानते हैं, दलितों के उत्थान और छुआछूत के खिलाफ उन्होंने बहुत काम किया। 1933 से हरिजन पत्रिका भी निकाली। तो उनका दर्शन सिर्फ राजनीतिक आज़ादी तक नहीं था, वो समाज को भी बदलना चाहते थे। इसी बीच क्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो अलग हो गए थे, जी, उनमें फिर से कोई नजदीकी आई? हाँ, एक कोशिश हुई थी। 1916 में लखनऊ में एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की मांग पर सहमति जताई। ये उस वक्त एक बड़ा कदम माना गया था। और होम रूल आंदोलन भी इसी समय का है? जी हाँ, बिल्कुल। 1916 में ही होम रूल आंदोलन भी शुरू हुआ। इसे तिलक ने महाराष्ट्र में चलाया और एनी बेसेंट ने मद्रास और बाकी भारत में। इसका मकसद भी स्वशासन ही था। और एनी बेसेंट वो 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। पहली महिला अध्यक्ष? अच्छा, लेकिन लगता है ब्रिटिश सरकार आसानी से मानने वाली नहीं थी। ये रॉलेट एक्ट का क्या मामला था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार मानने वाली कहाँ थी? 1919 में वो रॉलेट एक्ट ले आई। इसे तो काला कानून ही कहा गया। काला कानून क्यों? क्योंकि इसके तहत सरकार को यह अधिकार मिल गया था कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकती थी। और कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं। अरे बाप रे! जी, गांधी जी ने इसके खिलाफ पूरे देश में सत्याग्रह का आह्वान किया। और इसी विरोध के दौरान वो भयानक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हाँ, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। जनरल डायर ने वहां पहुंचकर बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। सरकारी आंकड़े तो कुछ 100 लोगों के मरने की बात करते हैं, पर असल संख्या शायद कहीं ज्यादा थी। इस नरसंहार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया।
रविंद्रनाथ टैगोर ने तो विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी थी। इस भयानक घटना का स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या असर पड़ा फिर? इसने गांधी जी को और बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए प्रेरित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड और दूसरा एक मुद्दा था तुर्की के खलीफा का अपमान, जिसे खिलाफत मुद्दा कहते हैं। खिलाफत आंदोलन। जी, इन दोनों को मिलाकर 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसमें क्या हुआ? इसमें सरकारी नौकरियों, स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार किया गया। विदेशी सामानों का बड़े पैमाने पर बहिष्कार हुआ। ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें पूरे देश की आम जनता ने इतने बड़े स्तर पर हिस्सा लिया। ये आंदोलन कब तक चला फिर? आंदोलन बहुत कामयाब रहा, लेकिन फरवरी 1922 में एक घटना हो गई। गोरखपुर के पास चौरी चौरा नाम का एक गांव है, वहां गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। हाँ, जिसमें पुलिस वाले मारे गए थे। जी, 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी तो हिंसा के सख्त खिलाफ थे। जैसे ही उन्हें ये पता चला, उन्होंने फौरन आंदोलन वापस ले लिया। उनके इस फैसले की आलोचना भी हुई थी शायद। हाँ, काफी आलोचना हुई। कई नेताओं को लगा कि जब आंदोलन अपने चरम पर था, तब इसे वापस लेना ठीक नहीं था। लेकिन गांधी जी अपने अहिंसा के सिद्धांत पर बिल्कुल अडिग रहे। असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ? क्या स्वतंत्रता आंदोलन एक तरह से रुक गया? देखिए, बड़ा जन आंदोलन तो कुछ समय के लिए शांत हो गया। हाँ, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे कुछ नेताओं ने 1922 में स्वराज पार्टी बनाई। उनका विचार था कि विधान परिषदों में घुसकर अंदर से सरकार का विरोध किया जाए। अच्छा, ये अलग रणनीति थी। जी, लेकिन अगला बड़ा जन आंदोलन जो हुआ वो 1930 में शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसकी शुरुआत तो शायद वो मशहूर डांडी मार्च से हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 चुने हुए साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पैदल यात्रा शुरू की। नमक के लिए? हाँ, नमक कानून तोड़ने के लिए। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे और समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण नमक कानून को तोड़ा। ये एक प्रतीक था ब्रिटिश कानूनों को ना मानने का। और ये नमक सत्याग्रह देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। इस आंदोलन का क्या नतीजा निकला? सरकार पर दबाव पड़ा? बहुत दबाव पड़ा। आखिरकार 1931 में वाइसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इसमें क्या तय हुआ? सरकार इस बात पर राजी हुई कि वो राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगी। और गांधी जी ने आंदोलन स्थगित करके लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेना स्वीकार कर लिया। गोलमेज सम्मेलन? हाँ, ब्रिटिश सरकार भारत के संवैधानिक भविष्य पर चर्चा के लिए लंदन में ये सम्मेलन कर रही थी। हालांकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा, कोई नतीजा नहीं निकला। और फिर वो पूना पैक्ट का जिक्र आता है। हाँ, वो इसके बाद की बात है। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा कर दी, कम्युनल अवार्ड जिसे कहते हैं। गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगा इससे हिंदू समाज बट जाएगा। उन्होंने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। तब डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच वो समझौता हुआ। जी हाँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ। इसमें यह तय हुआ कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होंगे, बल्कि प्रांतीय विधान मंडलों में उनके लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन? वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया और 1934 में औपचारिक रूप से उसे समाप्त कर दिया गया। गांधी जी की ये जो अहिंसक आंदोलन चल रहे थे, इनके साथ साथ क्या क्रांतिकारी गतिविधियां भी हो रही थीं? वो धारा भी तो थी एक। बिल्कुल थी। हमेशा एक धारा ऐसी रही जिसका मानना था कि आज़ादी सिर्फ याचिकाओं या अहिंसक आंदोलनों से नहीं मिलेगी, बल्कि उसके लिए सशस्त्र संघर्ष जरूरी है। कौन लोग थे इसमें? 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान जैसे क्रांतिकारियों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA बनाई थी। बाद में भगत सिंह के प्रभाव में इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA हो गया। अच्छा। इन्होंने कई साहसी कार्यवाहियां की, जैसे 1925 में काकोरी में सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूटना, जिसे काकोरी कांड कहते हैं। और भगत सिंह का नाम तो बहुत प्रमुखता से आता है इसमें। हाँ, भगत सिंह HSRA के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली नेताओं में से थे।
उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर 1929 में दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। बम। हाँ, लेकिन उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि जैसा उन्होंने कहा, बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना था। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद तो क्रांति का पर्याय बन गया। और फिर उन्हें फांसी दे दी गई थी? जी, उन्हें सुखदेव और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दे दी गई। जेल में रहते हुए उन्होंने जो लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं, वो उनके विचारों की परिपक्वता और गहराई को दिखाता है। और सुभाष चंद्र बोस, उनका रास्ता तो कांग्रेस और गांधी जी से कुछ अलग हो गया था ना? जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस पहले कांग्रेस के बड़े नेता थे, अध्यक्ष भी रहे, लेकिन गांधी जी के साथ उनके वैचारिक मतभेद बढ़ते गए, खासकर आंदोलन के तरीकों को लेकर। तो उन्होंने क्या किया? 1939 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वो अंग्रेजों की नजरबंदी से निकलकर पहले जर्मनी और फिर जापान पहुंचे। हाँ, विदेश चले गए थे वो। जी, वहां उन्होंने रासबिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह द्वारा शुरू की गई आजाद हिंद फौज का INA को पुनर्गठित किया और उसका नेतृत्व संभाला। उनके नारे दिल्ली चलो और जय हिंद आज भी गूंजते हैं। तो ये साफ है कि आज़ादी की लड़ाई में कई अलग अलग धाराएं, अलग अलग तरीके शामिल थे। इस बीच संवैधानिक स्तर पर क्या चल रहा था? कुछ सुधार वगैरह हो रहे थे? हाँ, प्रक्रिया धीमी थी पर चल रही थी। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे, जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं। इसने प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी लागू की। डायरकी, ये क्या था? इसमें प्रांतीय विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों को दिए गए, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय थे जैसे वित्त, पुलिस, वो गवर्नर के पास आरक्षित रहे। तो असली ताकत गवर्नर के पास ही थी। ये व्यवस्था ज्यादा कामयाब नहीं हुई। फिर वो साइमन कमीशन का इतना विरोध क्यों हुआ था? साइमन गो बैक के नारे लगे थे। वो इसलिए कि 1928 में ये साइमन कमीशन भारत आया था 1919 के एक्ट की समीक्षा करने के लिए कि भाई ये कितना सफल रहा, आगे क्या सुधार होने चाहिए। लेकिन इसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं। अरे! तो भारतीयों को लगा कि ये हमारा अपमान है, हमारे भविष्य का फैसला करने वाले लोग और हम में से कोई है ही नहीं। इसीलिए पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। साइमन वापस जाओ के नारे लगे। और इसी विरोध में लाला लाजपत राय की? हाँ, लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके जवाब में क्या भारतीयों ने अपना कोई प्रस्ताव रखा कि हमें कैसा संविधान चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। 1928 में ही कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। ये एक तरह से भावी भारतीय संविधान का पहला मसौदा था। इसमें क्या मांग थी? इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वशासन। लेकिन क्या सब इससे सहमत थे? नहीं, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्हें लगा कि इसमें मुसलमानों के हितों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया है। उन्होंने इसके जवाब में अपनी 14 सूत्री मांगे पेश की। तो यहाँ पर मतभेद और बढ़ गए। तो फिर कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य अपनाया, डोमिनियन स्टेटस से आगे बढ़कर? ये हुआ 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ये बहुत ऐतिहासिक अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यहीं पर कांग्रेस ने अपना लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस से बदलकर पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी घोषित कर दिया। अच्छा, लाहौर अधिवेशन 1929। जी, और ये भी तय किया गया कि अगले साल 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस दिन की याद में। 1935 का भारत सरकार अधिनियम भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है ना? हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक बहुत लंबा और विस्तृत कानून था। इसने प्रांतों को काफी हद तक स्वायत्तता दी, द्वैध शासन खत्म कर दिया। केंद्र में एक अखिल भारतीय संघ बनाने का भी प्रस्ताव था, हालांकि वो हिस्सा कभी लागू नहीं हो पाया। और इसी एक्ट के तहत चुनाव भी हुए थे? जी, 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए और इनमें कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई।
ये एक तरह से भारतीयों के लिए शासन चलाने का पहला बड़ा अनुभव था। चलिए, अब हम आजादी के काफी करीब आ रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या माहौल बना? देखिए, दूसरा विश्व युद्ध 1939-45 खत्म होने के बाद ब्रिटेन की हालत काफी कमजोर हो चुकी थी और इधर भारत में आजादी की मांग अपने चरम पर थी। यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। बिल्कुल। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया और इसी में उन्होंने वो प्रसिद्ध नारा दिया, करो या मरो। इसका क्या असर हुआ? सरकार ने फौरन गांधी जी समेत तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये आंदोलन जनता का आंदोलन बन गया। लोग खुद ही सड़कों पर उतर आए। ये एक स्वतः स्फूर्त विद्रोह की तरह पूरे देश में फैल गया। इसमें अरुणा आसफ अली जैसी कई वीरांगनाओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को दिशा दी। इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी। तो अब अंग्रेजों को लगने लगा कि भारत को आजाद करना ही पड़ेगा। सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई? हाँ, अब ये साफ हो गया था। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसमें 3 कैबिनेट मंत्री थे। इनका मुख्य काम था भारत के लिए संविधान बनाने वाली सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन में मदद करना और एक अंतरिम सरकार बनवाना। और संविधान सभा बन गई? जी हाँ, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का चुनाव हुआ और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। लेकिन फिर विभाजन कैसे हुआ? हाँ, ये सबसे दुखद पहलू रहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संविधान के स्वरूप और सत्ता के बंटवारे को लेकर मतभेद सुलझ नहीं पाए। मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। तो माउंटबेटन ने विभाजन की योजना बनाई? जी, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाकर भेजा गया, खास तौर पर सत्ता हस्तांतरण के लिए। उन्होंने ही कांग्रेस और लीग के नेताओं से बात करके विभाजन की योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन प्लान कहते हैं। और फिर आजादी? हाँ, ब्रिटिश संसद ने जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया। इसके तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग डोमिनियन बना और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। कौन बने पहले प्रधानमंत्री और गवर्नर जनरल? भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। बाद में जब माउंटबेटन चले गए तो सी राजगोपालाचारी पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने। उधर पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने। इस पूरी लंबी यात्रा में कुछ और महत्वपूर्ण नाम या तथ्य जो हमें याद रखने चाहिए? बिल्कुल, जैसे सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। वो एक बेहतरीन कवयित्री तो थी ही, साथ ही एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भी थीं। वो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी 1925 में कानपुर अधिवेशन। और राज्यपाल भी बनी थी शायद? जी हाँ, वो स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। एक और नाम स्वामी विवेकानंद का है। शिकागो में उनके भाषण ने भारत का मान बढ़ाया था और कहा जाता है कि भारत माता की जय का नारा भी उन्होंने ही दिया था। जन्म से लेकर नरम दल, गरम दल के दौर, फिर गांधी जी के सत्याग्रह, क्रांतिकारियों का बलिदान, संवैधानिक पड़ाव और आखिरकार 1947 में स्वतंत्रता और विभाजन तक। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे एक संस्था जो शुरू हुई थी सिर्फ अंग्रेजों और भारतीयों के बीच बातचीत के मंच के तौर पर, वो धीरे धीरे कैसे विकसित हुई। उसमें अलग अलग विचारधाराएं आई, नर्मपंथी, गरमपंथी, गांधीवादी, क्रांतिकारी। सबने अपना योगदान दिया।